नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान या पॉलिटी की क्लास हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। इसमें हम लोग प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग इस सेशन में राष्ट्रपति से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार आते भी हैं और आने की संभावना भी है, और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहां किया गया है। तो आंसर इसका है भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 3 और डी है भाग 5। ओके, तो यहां पर हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसमें सही आंसर जो होगा डी होगा। ओके, इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। क्यों डी होगा? क्योंकि भाग 5 में जो अनुच्छेद दिया गया है, भाग 5 में जो अनुच्छेद दिया गया है वह 52 से 52 से 151 तक है। यह अनुच्छेद इसमें कितना दिया गया है? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक। और राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वह राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 52 में किया गया है। और अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 से 62 तक किया गया है। ओके, 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित यह प्रावधान किया गया है। इस प्रकार भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। और भाग 5 क्या है? संघ के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग 5 में संघ से संबंधित यानी यूनियन से संबंधित प्रावधान किया गया है। और उसमें सबसे पहला जो अध्याय है या कह लीजिए भाग 5 में जो सबसे पहला जो टॉपिक भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है वह राष्ट्रपति के बारे में, इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में। ओके, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 5 में यानी संघ में, और भाग 5 के संघ में, और अनुच्छेद 52 से 62 तक 52 to 62। ओके, और भाग 5 से संबंधित यानी संघ के बारे में जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक जो है संघ से संबंधित प्रावधान किया गया। इसी संघ में अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा भाग 5। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाग 1 में जो प्रावधान किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। ओके, और इसमें अनुच्छेद कितना दिया गया है यानी आर्टिकल कितना है? 1 से लेकर के 4 तक। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। कहा? भाग 1 में। ओके, इसके बाद भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है, यानी सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान यहाँ पर भाग 2 में किया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद है वह 5 से लेकर के 11 तक है। ओके, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट बातें। और भाग 2 हो गया। और भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार दिया गया है। यहां पर मूल अधिकार की बात कही गई है। किसमें? भाग 3 में। भाग 3 में फंडामेंटल राइट की बात कही गई है। और फंडामेंटल राइट में जो अनुच्छेद दिए गए हैं या प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 यानी 35 तक, 12 to 35 तक। तो यह है पूरे एक्सप्लेन के साथ आप समझ लीजिए
कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 5 में है। भाग 5 में क्या है, संघ से संबंधित प्रावधान है, और इसी में राष्ट्रपति से संबंधित जो उपबंध किया गया है वो अनुच्छेद 52 से 62 तक, और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और भाग 2 में नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान किया गया है, और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान किया गया है, और भाग 3 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात कही गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। तो बड़े अच्छे से आप इसको देखते जाइए कि एक क्वेश्चन के अलावा कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, कई क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, यानी भाग 5। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 5 में। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद से तात्पर्य है आर्टिकल। ओके, किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 क, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। ओके, तो इसका सबसे सही आंसर होगा डी। ओके, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किया गया है, और भाग 5 में हम लोग देखे ही हैं पिछले क्वेश्चंस में कि भाग 5 में जो संघ से संबंधित प्रावधान किया गया है उसी में राष्ट्रपति के बारे में उपबंध किया गया है, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 में किया गया है। 52 से लेकर 62 तक अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर अनुच्छेद 52 इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 52। लेकिन यहाँ पर यह देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान यानी फंडामेंटल राइट दिया गया है, और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण यानी लॉ की बात कही गई है। इसमें विधि के बारे में कहा गया है कि विधि का समान संरक्षण। ओके, यानी अनुच्छेद 14 में फंडामेंटल राइट में दिया गया है, क्योंकि मूल अधिकार अनुच्छेद 52 से लेकर के मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ओके, और इसी में यह क्या है, 14 है, तो 14 में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। तो यहाँ पर विधि सभी पर समान रूप से लागू होगी, और सभी को आवश्यकता पड़ने पर विधि समान रूप से कानून उसे मिलेगा। ओके, यानी विधि के समक्ष समानता, विधि के दृष्टि में सभी लोग समान रहेंगे, और जरूरत पड़ने पर उनको कानून यानी विधि उपलब्ध भी कराया जाएगा या मिलेगा। ओके, इसीलिए इसे विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। कहां पर, अनुच्छेद 14 में, और अनुच्छेद 17 भी इसी में है, मूल अधिकार में ही है। ओके, मूल अधिकार में ही है, फंडामेंटल राइट में, और इसमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी अब अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह उल्लेख अनुच्छेद 17 में, फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 17 में है, यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता से तात्पर्य छुआछूत, समाज में जो, भारतीय समाज में जो छुआछूत का भेदभाव था उसे इस अनुच्छेद के द्वारा उसका अंत कर दिया गया, यानी उसे समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 51 क है, यहाँ पर मूल कर्तव्य दिया गया है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य की बात, मूल कर्तव्य की बात यहाँ पर कही गई है। ओके,
तो मूल कर्तव्य इसमें अनुच्छेद 51 क में है, और अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के बारे में प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है, और अनुच्छेद 14 में मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत विधि की बात कही गई है कि लोगों को विधियों का समान संरक्षण, ओके, और विधि के दृष्टि में सभी लोग समान रहेंगे, ओके। तो इसका इस प्रकार इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तो वह आंसर सही होगा डी में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में उपबंध किया गया है, ओके। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है। इसमें आंसर दिया गया है ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 54 और डी अनुच्छेद 61, ओके। तो यहाँ पर निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के, तो अनुच्छेद 54 में, ओके। तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 6 सी में, यानी अनुच्छेद 54 में 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है, ओके। तो यह इसका सही आंसर होगा सी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत यानी समाप्त कर दिया गया है। यानी पहले जैसे राजा महाराजा राय बहादुर की उपाधि धारण करते थे, या बादशाह की उपाधि धारण करते थे, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, ओके। तो इस तरह की उपाधियों का टाइटल को इंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस हमारे जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तो ब्रिटिश सरकार से जब सत्ता मिल गई भारतीयों को, तो इस टाइटल उपाधि को समाप्त कर दिया गया कि अब भारत में जो भी राजा महाराजा होंगे वह किसी प्रकार की टाइटल या उपाधि धारण नहीं करेंगे, और कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं धारण करेगा। स्वयं से, अपने से, स्वेच्छा से उपाधि बस वही धारण कर सकता है जो भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या अन्य किसी क्षेत्र में विधान के द्वारा यानी कानून के द्वारा, संसद द्वारा जो उपबंध बनाया जाएगा या कानून के द्वारा किसी उपाधि को ओरिजिन की जाएगी या किसी उपाधि के देने का प्रावधान किया जाएगा, वही उपाधि बस वह आप धारण कर सकते हैं या मिल सकती है। जैसे भारत रत्न की उपाधि हुआ, ओके, खेल से संबंधित उपाधियां हुआ, तो इस तरह की उपाधियां आप धारण कर सकते हैं। लेकिन राजा महाराजा और बादशाह या इस तरह की उपाधियां धारण नहीं कर सकते हैं, तो इनको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, अब कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। यहाँ पर अनुच्छेद 32 है, यह 32 मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, यह मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का किसी भी तरह से उल्लंघन होता है, या उसे आपको फंडामेंटल राइट जो स्वतंत्रता का अधिकार, ये मूल अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में मिले हैं, उसे किसी भी प्रकार से अगर क्षति पहुंचाया जाता है, आहत किया जाता है, आपको करने से रोका जाता है, चलने से रोका जाता है, बोलने से रोका जाता है, पब्लिक प्लेस पर धार्मिक क्रियाकलापों को करने से रोका जाता है, तो यहाँ पर रेमेडीज की बात कही गई है, उपचार। यानी ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उन्हें उपचार मिलेगा। यानी जो न्यायिक प्रोसेस दिया गया है, रेमेडीज दिया गया है, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, ओके। तो यह मूल अधिकार से संबंधित हनन होने पर, मूल अधिकार को बाधित करने पर, मूल अधिकार को क्षति पहुंचाने पर उसके उपचार की बात कही गई है, रेमेडीज की बात कही गई है। कहां पर? अनुच्छेद 32 में, ओके। और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन तो दिया ही गया है। 61 में क्या है? 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कही गई है, राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की बात कही गई है, और वह भी संविधान के उल्लंघन पर, ओके, यानी कानून के उल्लंघन पर अगर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तो उस पर महाभियोग लगा करके उसे पद से हटाया जाएगा। तो यह प्रावधान है, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है, तो अनुच्छेद 54 इसका सही आंसर होगा। और यह भी हम लोग एक्सप्लेन करके देख लिए। तो इससे संबंधित अगर क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि
उपाधियों का अंत कहाँ का किया गया है, तो 18 में है, और अनुच्छेद 18 फंडामेंटल राइट में पड़ता है, और अनुच्छेद 32 क्या है, मूल अधिकारों के उपचार की बात कही गई है। यह भी क्वेश्चन आपका एक और क्लियर हो गया, तैयार हो गया। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में किया गया है। ओके, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो गया। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन की बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। ओके, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या रहा है, भारत का नागरिक हो, यह तो सही बात है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। कोई विदेशी नागरिक भारत में या आकर के, हमारे देश में आकर के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी यह योग्यता नहीं रखी गई हमारे संविधान में। ओके, तो पहली क्राइटेरिया क्या है क्वालिफिकेशन का, पहला ही जो फर्स्ट आपका लीजिए डायरेक्शन है वह क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, शुड बी इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद क्या कहा गया है, बी का रहा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी सही है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ओके, आगे सी कह रहा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यह भी सही है, यानी उसकी अर्हताएं ऐसी होनी चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बन सके, निर्वाचित हो सके। ओके, तो यह योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब ए भी सही है, भारत का नागरिक हो। बी कह रहा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी सही है। सी कह रहा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी सही है। ओके, और इसके अलावा समय समय पर अगर संसद यानी पार्लियामेंट जो भी अन्य संसद समय समय पर जो भी अन्य राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता यानी क्वालिफिकेशन को बनाएगा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा या उसका भी पालन करना पड़ेगा। अभी तक तो इतना ही है, मुख्य रूप से भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। इसके अलावा भी कुछ है जो सामान्य है कि वह अनसाउंड माइंड का ना हो, यानी पागल मूक इत्यादि ना हो, तो यह सब एक कॉमन है, और वह दिवालिया ना हो। तो यह सब राष्ट्रपति से के पद के लिए राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, पागल इत्यादि ना हो। ओके, और वह दिवालिया न घोषित किया गया हो। तो यह सब राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं दी गई है, यानी क्वालिफिकेशन दिया गया है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त तीनों सही है। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति, ओके, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, और ऑप्शन डी है 1 से अधिक बार। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में इस तरह का कोई उपबंध नहीं किया गया है या कोई प्रावधान नहीं किया गया है अभी तक कि राष्ट्रपति बनने के लिए या कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, वह कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति 1 से अधिक बार आप बन सकते हैं, चाहे जितनी बार बन सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जैसे हम लोगों के यहाँ अगर भारत का को देखा जाए तो पहले ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 2 कार्यकाल उनका था, 2 बार चुने गए। तो यहाँ पर यह है कि हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है
कि एक बार ही उनका चुने जाएंगे, या केवल 2 बार चुने जाएंगे, या केवल 3 बार इस पद पर रहेंगे। मतलब वह कई बार इस पद पर रह सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा का निर्धारण या समय का निर्धारण या वर्ष का निर्धारण नहीं किया गया है कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1 से अधिक बार, चाहे जितनी बार आप राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। इसका सही आंसर 1 से अधिक बार। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 2 बार है, जबकि यूएसए में देखिए, अमेरिका में अगर आप देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहां पर 2 बार, 2 टाइम्स की बात कही गई है। यानी वहां पर राष्ट्रपति केवल 2 बार ही, एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसके बाद तीसरी बार नहीं हो सकता है अमेरिका में, जबकि हमारे यहाँ इस तरह का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ कई बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार भी। ओके, हालांकि इस तरह नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का प्रावधान नहीं है, तो आप 5 बार भी, 4 बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1 से अधिक बार। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 50। ओके, तो इसका सही आंसर 50 होगा। और यहां पर ध्यान रखना है, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। ओके, और इतने ही सदस्य अनुमोदन भी करते हैं, यानी अनुमोदक भी होते हैं। अनुमोदक भी होते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि 50 सदस्य राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, तो उसमें राष्ट्रपति जब उम्मीदवारी अपनी दाखिल करते हैं, ओके, तो फिर यानी आवेदन करते हैं, तो उस आवेदन पर सिग्नेचर होता है। तो सिग्नेचर कितने लोग करते हैं? तो 50 सदस्य, उस निर्वाचक मंडल में से 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और उतने ही सदस्य अनुमोदक होते हैं, अनुमोदन भी करते हैं। तो इस प्रकार यह दोनों क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ प्रस्तावक पूछा गया है क्वेश्चन में, इसलिए इसका भी आंसर 50 होगा। अगर अनुमोदक, निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, तो भी आप 50, आपका आंसर 50 ही होगा, यानी 50 ही होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग जानते रहिएगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं। तो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लें, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ओके, ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 35 वर्ष, ऑप्शन सी है 60 वर्ष, और ऑप्शन डी है कोई आयु सीमा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु, मैक्सिमम पूछ रहा है। ओके, मिनिमम नहीं। तो हम लोगों ने देखा है कि अभी पीछे के क्वेश्चन में, यानी प्रश्न में, राष्ट्रपति बनने के लिए जो कम से कम यानी निम्न आयु की जो सीमा रखी गई है वह 35 यानी 35 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, पहली क्राइटेरिया। ओके, लेकिन यहाँ पर अधिकतम उम्र की सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिकतम उम्र सीमा का प्रावधान अभी हमारे भारतीय संविधान में, या फिर इस तरह का
कि योग्यता में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है, तो कम से कम तो किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी या कंप्लीट हो जाना चाहिए। 35 वर्ष का वह व्यक्ति या नागरिक हो जाए। ओके, लेकिन अधिकतम सीमा नहीं दी गई है कि 80 साल, 90 साल, 60 साल के बाद वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कोई आयु सीमा नहीं है। ध्यान रखना है कि अभी तक इस पर कोई आयु सीमा नहीं बनी है, चाहे वह प्रधानमंत्री के पद के लिए हो या कैबिनेट मंत्री बनने के लिए हो या उपराष्ट्रपति बनने के लिए हो या राष्ट्रपति बनने के लिए हो, यानी अधिकतम यानी मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं अभी रखा गया है। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना है जो 25 वर्ष की जो उम्र दिया गया है, यह 25 वर्ष का उम्र जो है सांसद बनने की के लिए कि कम से कम 25 वर्ष की उम्र रहेगी, भारत का नागरिक होगा, तो वह लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य बन सकता है। ओके, यानी अगर लोकसभा के सदस्य अगर कोई बन गया, 25 वर्ष की अवस्था पूरी कर लिया है और लोकसभा का सदस्य बन गया, तो 26 वर्ष के उम्र में वह यानी प्रधानमंत्री भी बन सकता है, यह हमारा प्रावधान किया गया है। ओके, यानी बहुमत दल का अगर नेता चुन लिया गया तो वह प्रधानमंत्री बन जाएगा, भले ही 26 वर्ष उसकी उम्र हो, या मुख्यमंत्री बन जाएगा भले ही 25 वर्ष कंप्लीट किया हो। ओके, तो यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसका सही आंसर होगा कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, अभी इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो कोई आयु सीमा नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, सी संसद सदस्यों द्वारा, सी डी जनता द्वारा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यहाँ पर बी करा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा, तो यही सही है। ओके, क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उनका निर्वाचन या चुनाव किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा इनका नहीं होता है। संसद के सदस्यों द्वारा, तो संसद के सदस्य होते हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो होता है। लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होता है, तो इन दोनों सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं यानी वोटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है संसद सदस्यों द्वारा, लेकिन केवल संसद के ही सदस्य नहीं रहते हैं और लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचन में वोट नहीं देते हैं। ओके, तो जो लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वही उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा संसद सदस्यों के अलावा राज्य की विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य। ओके, तो इस प्रकार यह ध्यान रखना है कि केवल संसद सदस्यों के द्वारा ही नहीं होता है, और यहाँ पर भी अपूर्ण है कि संसद के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ओके, तो यह भी जो सी है अधूरा शब्द लिखा गया है, संसद सदस्यों द्वारा यानी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो भी यह सेंटेंस कुछ हद तक सही होता, लेकिन संसद सदस्य के अलावा राज्यों की विधान मंडलों से या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, वोटिंग करते हैं। ओके, जनता द्वारा तो डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, भले डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये माना जाता है कि जनता द्वारा ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष द्वारा, इनडायरेक्ट में। क्यों? क्योंकि जनता लोकसभा, राज्यसभा, ओके, और लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, और फिर जनता द्वारा जो चुने गए सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या उसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष विधि नहीं होती है। कौन सी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ओके, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके,
देखते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति, यहां पर कार्य और शक्ति है, उनके पावर के बारे में कहा जा रहा है, का उल्लेख किस अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में किया जा रहा है। आंसर है अनुच्छेद 36 यानी अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 45 45 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 53 यानी 53 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61। ओके, तो यहां पर ध्यान देना है कि इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 53। ओके, तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्य और शक्तियां यानी पावर दिया गया है या उसका उल्लेख किया गया है। यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन अन्य आर्टिकल भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इनसे भी प्रश्न बच जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 36 है इसमें राज्य का डिफिनीशन दिया गया है और यह राज्य का डिफिनीशन दिया गया है और अनुच्छेद जो 36 है वह राज्य के नीति के निदेशक तत्व ओके से प्रारंभ होता है और राज्य के नीति के निदेशक तत्व जो होते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद जो 36 है राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रारंभ होता है और इसमें राज्य का डिफिनीशन दिया गया है। राज्य का डिफिनीशन वही इसमें भी है जो आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 में किया गया है। ओके, अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा बताया गया है वही परिभाषा यहाँ पर भी है, यानी केंद्र और जो पार्लियामेंट संसद यानी केंद्र सरकार, संसद यानी सेंट्रल पार्लियामेंट और फिर राज्य सरकार और फिर स्टेट पार्लियामेंट तथा इनके अधीन आने वाले अधिकारी और कर्मचारीगण। ओके, तो यह राज्य के डिफिनीशन के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ राज्य से तात्पर्य किसी स्टेट से नहीं है। ओके, किसी स्टेट यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर किसी भी ऐसे राज्य से, तमिलनाडु या किसी भी ऐसे राज्य से इसका तात्पर्य नहीं है। इसका डिफिनीशन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वह अलग है। ओके, पावर से है, कार्य से है। इसके बाद अनुच्छेद 45 में हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम उम्र के, 6 वर्ष से जो कम उम्र के जो बालक हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उनकी देखभाल किया जाएगा, यानी बालकों की देखभाल राज्य के द्वारा किया जाएगा और उनके शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। यानी जो चाइल्डहुड ड्यूरेशन है, जो बाल्याकाल अवस्था, ऐसे समझ लीजिए जो बच्चों की बाल्याकाल अवस्था है, चाइल्डहुड जो स्टेटस है उसके देख रेख 6 वर्ष तक की अवस्था की देख रेख करने के लिए राज्य सरकार को यह क्या दिया जा रहा है, यह अधिकार दिया जा रहा है कि आप भी 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के देख रेख और स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंध करेंगे, यानी व्यवस्था करेंगे और उसके शिक्षा का भी प्रबंध करेंगे। ओके, तो चाइल्डहुड जो अवस्था है 6 वर्ष तक के बालकों का, उनके देख रेख और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का जो प्रबंध है वह राज्य को करने को कहा गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला जो अनुच्छेद है तो हम लोग देख ही लिए कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां अनुच्छेद 53 में 53 में दिया गया है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अनुच्छेद 61 इसमें क्या है, महाभियोग के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी राष्ट्रपति के महाभियोग लगाए जाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ओके, तो यह भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 2 आर्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जाता है, इसका उल्लेख कहां है, तो अनुच्छेद 61 में है और यह बालकों से संबंधित जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 45 में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ओके, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख है। ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 60। ओके, अनुच्छेद 60। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 63,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 69 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74 यानी 74। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के औथ यानी शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 63 में क्या है, 63 में क्या है, तो इसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है। ओके, और यहां पर हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 69 में, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करेंगे, तो उनके लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 69 में। ओके, और यहां पर जो अनुच्छेद 74 है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह भी यहां पर मंत्री परिषद की बात कही गई है, मंत्री परिषद की बात कही गई है, यानी यह कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होगा। ओके, वह प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जिसे कैबिनेट कहते हैं। ओके, यानी मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। ओके, और यह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या है, किसके लिए बनाई जा रही है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और कार्य करने के लिए। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 60 में है और अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है और उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 69 में किया गया है। ओके, इसके बाद अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद के बारे में कहा गया कि भारत की एक मंत्री परिषद होगी। ओके, और जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और उसके सलाह के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न के, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जा रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की बात कही जा रही है, राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष, समाज सेवा के क्षेत्र में रहना होगा। ओके, समाज सेवा के क्षेत्र में यानी फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में वह 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से रिलेट होते हैं या उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं या फिर उन्हें अनुभव होता है। ओके, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो ए है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 57। ओके, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 76 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 79 यानी 79 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 80। ओके, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 80। आर्टिकल 80 के अंतर्गत, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। सदस्य कितने मनोनीत किए जाएंगे? 12। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, तो कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। किन क्षेत्रों से ये लोग होते हैं राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करते हैं? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। ओके, और कहां पर नियुक्त किया जाएगा? राज्यसभा में करते हैं और यह
कहां पर प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में। ओके, आर्टिकल 80 में यह प्रावधान किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ओके, अब इसके अलावा अगर हम लोग अनुच्छेद 57 देखते हैं, 57 को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट यह भी आर्टिकल है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को मतलब पुनर्निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति पद पर। इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अगर राष्ट्रपति जो वर्तमान में पद पर हैं, क्या दोबारा वह निर्वाचित हो सकते हैं? तो दोबारा भी निर्वाचित होने के लिए वह क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। मतलब दोबारा नियुक्त होने के लिए एलिजिबिलिटी उनके पास है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 57 में किया गया है, क्योंकि भारत में इस प्रकार का कोई नियम नहीं बना है, या इस तरह का कोई नियम मत कहिए, कानून कहिए, इस तरह का कोई कानून नहीं बना है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह एक बार ही इस पद पर नियुक्त होंगे, या एक बार ही इस पद पर रह सकते हैं, या 2 बार रह सकते हैं, या 3 बार रह सकते हैं। इस तरह का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। इसलिए अगर राष्ट्रपति जो है वह पुनर्निर्वाचित, उनका कार्यकाल जो 5 वर्ष का है वह पूरा हो जाता है, तो पुनः वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। इस बात का उल्लेख कहां किया गया है? आर्टिकल 57 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनर्निर्वाचन की बात कही जा रही है राष्ट्रपति के 57 में। ओके, इसके बाद 76 में अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है? 76 में क्या कहा गया है? तो यहाँ पर महान्यायवादी के बारे में बात कही गई है कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे, उनके लिए प्रावधान किया गया है, उनके नियुक्ति इत्यादि से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 79 यानी 79 में हम लोग देखते हैं तो क्या किया गया है? इसमें संसद के गठन की बात कही गई है। ओके, पार्लियामेंट के गठन की बात कही गई है अनुच्छेद 79 में। ओके, 79 में संसद के यानी सेंट्रल पार्लियामेंट के गठन की बात कही गई है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग बड़े अच्छे से देखिएगा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। ओके, और यह प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या वाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? यानी इमरजेंसी की बात कही जा रही है, आपातकाल लगा सकता है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या वाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? ओके, इमरजेंसी लगा सकता है या घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 351। ओके, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 360। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। ओके, अनुच्छेद 352 जो है यह सही आंसर होगा। कैसे होगा कि इसी में आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। ओके, अनुच्छेद 352 में 352 में यह कहा गया है कि देश में युद्ध वाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि यह अनुच्छेद क्या कह रहा है। अनुच्छेद 351 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 351 में यह हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात कही गई है। ओके, हिंदी भाषा का जो है कि विस्तार या विकास इस अनुच्छेद 351 में किया गया है। हिंदी भाषा से संबंधित हिंदी भाषा के विकास के लिए बात कही गई है 351 में। ओके, और 352 में यह आपातकाल की बात कही गई है, जिस पर हम लोग डिस्कस किए हैं आपातकाल। इसके बाद अनुच्छेद 356 में जो है यहां पर राज्यों में यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र, राज्यों में संवैधानिक तंत्र, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यों में क्या किया जाता है? इमरजेंसी की घोषणा की जाती है।
ओके, तो आपातकाल राज्यों में लगाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है और राज्यों में जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, लगाया जाता है, वह राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा, उस राज्य के गवर्नर के द्वारा। ओके, इसके बाद अनुच्छेद 60 जो है, यहाँ पर वित्तीय आपात उपबंध कहा गया है। वित्त से संबंधित यानी आर्थिक संकट अगर देश पर आ गया तो आर्थिक संकट के समय जो वित्तीय आपात उपबंध की घोषणा की जाती है, वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यह भी राष्ट्रपति करते हैं। और उस समय आर्थिक संकट का जब दौर देश पर आ जाएगा तो अनुच्छेद 360 के अधीन राष्ट्रपति क्या करेंगे, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे या वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तक यह वित्तीय आपात उपबंध भारत में नहीं लगाया गया है। ओके, यानी आर्थिक संकट की स्थिति अभी तक तो नहीं आई है, आगे जैसा होगा देखा जाएगा, जैसा समय आएगा। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसका जो आंसर है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या वायु आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा 352। और यहाँ पर 351 हिंदी भाषा के विकास की बात, 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर इमरजेंसी यानी आपात उपबंध की घोषणा, और 360 में आर्थिक संकट के समय यानी वित्तीय आपात उपबंध की बात यहाँ कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह इसके साथ जो आर्टिकल अन्य हम लोग डिस्कस किया है, यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीसरे अंग के रूप में होते हैं किसके? लोकसभा और राज्यसभा। जो संसद है यह मिलकर के किससे बनती है? संसद के 3 अंग होते हैं, आप ऐसे समझिए संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा और नंबर 3 राज्यसभा। यह 3 अंग, पहला अंग, दूसरा अंग लोकसभा, तीसरा जो है राज्यसभा। तो इससे मिलकर के पार्लियामेंट का निर्माण होता है या पार्लियामेंट बनती है। ओके, इस प्रकार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है संसद की लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन है? तो तीसरा अंग राष्ट्रपति। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ए। ओके, अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। ओके, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति होगा। और इसके बारे में जानकारी भी हमें कहां दी गई है? हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में। वहां पर कहा गया है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हो गया। ओके, यानी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होगा वह कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ओके, इस बात का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, रक्षा मंत्री भी नहीं होते हैं। रक्षा मंत्री ये रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित मामलों की देखरेख करते हैं, लेकिन इन्हें सर्वोच्च कमांडर का पावर नहीं दिया गया है। ओके, तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह है राष्ट्रपति। ओके, और इस बात का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 53 में।
कार्यपालिका का भी प्रमुख होगा और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होगा, यानी सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होगा। ओके, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति, ओके, एग्जीक्यूटिव पावर, केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए है, प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं, केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी है गृह मंत्री। ओके, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका सही आंसर होगा। उपराष्ट्रपति नहीं सही होगा, प्रधानमंत्री भी सही नहीं होगा और गृह मंत्री भी नहीं सही होगा, इसका सही आंसर होगा ए। ओके, यानी बी भी सही नहीं होगा, सी भी और डी भी नहीं सही होगा, राष्ट्रपति होगा। इस बात का उल्लेख कहां किया गया है? आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी है गृह मंत्री। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति को। ओके, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको, त्याग पत्र जो इस्तीफा देते हैं तो किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ओके, गृह मंत्री को नहीं देते ना तो प्रधानमंत्री को देते हैं, इसलिए इसका आंसर प्रधानमंत्री नहीं होगा, गृह मंत्री नहीं होगा और लोकसभा के अध्यक्ष को भी यह नहीं देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्यों? क्योंकि एक संवैधानिक पद है और जो संविधान में जिस तरह से विधान बनाया गया है या कानून बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग कार्य करते हैं, इसलिए संविधान में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ओके, और उपराष्ट्रपति किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है यानी प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन डी है महाभियोग द्वारा। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, महाभियोग के द्वारा। और यह हम लोग देख लिए हैं कि आर्टिकल अनुच्छेद 61 में 61 में इम्पीचमेंट की बात कही गई है, यानी महाभियोग की बात कही गई है। हम लोग पीछे भी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करना है कि संविधान के का अगर उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन मतलब संविधान में जो कानून दिए गए हैं उनका उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करते हैं तो उन पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाया जाएगा और महाभियोग के द्वारा उन्हें पद से हटाया जाएगा या हटाए जाने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ओके, और यह महाभियोग संसद में चलाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है और इस बात का उल्लेख प्रावधान, इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, 61 में, आर्टिकल 61 में। और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं हटाया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा भी नहीं, इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा भी इसे नहीं हटाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राष्ट्रपति से संबंधित, हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।